श्वेता जी, लता जी हमारे लिए वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम पढ़े हैं। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम लता यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। 4 मिनट के गाने में गाने की स्टोरी कैसे बयां करना कोई लता जी से सीखे, और गीतकार के कैनवस में म्यूज़िक डायरेक्टर जो स्केच बनाता है उसमें भावों का, जज्बात की शेड्स की छटाएं जो करती हैं वो चित्रकार हैं लता मंगेशकर। गाना कैसे गाना चाहिए, इसकी कुरान, गीता, वेद, उपनिषद सब कुछ लता जी हैं। ऊंची आवाज़ में चिल्ला के गाना लता जी नहीं है। जैसे कि मुलायमता अगर दिखानी हो तो हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, मुलायमता दिखाना। या फिर आप यूं फासलों से हल्की सी हंसी देकर, आप यूं ये हंसी नहीं है, आप यूं यूं लगता है जैसे सचमुच फासलों से कोई गुजर रहा हो। या फिर शर्म दिखाना उस गीत में, क्या कहूँ कि शर्म से हैं लब सिले हुए। Perfect. ये सारा भाव प्रदर्शन हमने लता जी से सीखा है। वो हमारे लिए गुरु हैं। सही बात है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो लिखा है, जो जिन सुरों में बांधा हुआ है आप उसी से, आप उसमें कुछ जोड़ते हैं गायक के तौर पर। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि जो पहला गाना आपने बतौर गायिका गाया होगा एक मंच पर, लता जी के गानों को चुनना एक चुनौती होता था, या फिर एक तरह से ये एडवांटेज कि इसके बाद तो मैं चुन ही ली जाऊंगी अगले दौर के लिए? लता जी competes with herself, all her songs compete with her own songs, और गानों का सिलेक्शन इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। कितने भी गाने ले तो भी लगता है कि अरे तू चंदा में चांदनी रह गया, या फिर जा मैं तो उसे नहीं बोलूं फिर रह भी गया। आपने टुकड़े छोटे छोटे अंश गाए हैं। आपने सॉन्ग सिलेक्शन के बारे में कहा, तो यकीन जानिए मैंने कोई उनके साथ 127 कॉन्सर्ट्स किए दुनिया भर में और इवेंट्स अलग। वहाँ सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी कि कौन से गाने न गाए जाएं, क्योंकि उनके जितने भी संगे मील जो कि लगभग 250-250 जितने हैं, तो एक कॉन्सर्ट में तो 24-25 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो उसके लिए जो जैसे आजकल इवेंट प्रेप कहते हैं, प्रेपरेशन, तो हमारी सॉन्ग सीक्वेंस मीटिंग्स होती थी। उसमें कितनी बहसें होती थी कि शुरुआत किस से हो, इंटरवल किस से हो, क्लाइमैक्स किस पे हो और एंड किस पे हो। बहुत मुश्किल होता था ये। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, बहुत मज़ेदार, कि जब किताब लिख रहा था और उनके सॉन्ग लिस्ट, चेक लिस्ट बन रही थी उनके फेवरेट गानों की, तो मैंने उनसे कहा कि अनीता का एक बहुत सुंदर गाना है, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। तो बोली बहुत ख़राब है। फिर मैंने कहा दीदी आया आया अटरिया पे कोई चोर, मेरा गांव मेरा देश। अगर मुझे मालूम होता इतने ख़राब गाने चुन के लाएंगे तो मैं शायद इंटरव्यू न देती आपको। तो मैंने कहा जब ख़राब का ये मामला है तो अच्छे की लिस्ट क्या होगी। तो जितने ऑफ ट्रैक सॉन्ग हैं लता जी के जो कम सुने पढ़े जाते हैं, जिसमें से एक आप यूँ फासलों से गुजरते रहे आपने याद किया, या अन्नदाता का रातों के साए घने, तो ऐसे गाने वो चुनती थी जो जल्दी पॉपुलर नहीं हैं। और कोई पॉपुलर गाना अगर आप उनको याद कर दें तो वो ऐसे मुंह पिचकाती थी कि अरे ये गाना कहाँ तुमने याद कर लिया। और मैं आपसे बताना चाहूँगा जो संगीत के लोग बैठे हों, लता जी ने हमेशा अपने गानों के आगे के.एल. सहगल, नूरजहां और राजकुमारी जी के गानों को तरजीह दी। जब भी कोई गाने की बात करो तो वो कहे मेरा क्या सुनते हैं, आप नूरजहां को सुनिए, आप सहगल साहब को सुनिए। यही बड़प्पन होता और है। ग्रामर सिखाया। उन्होंने कहा कि जब हमारे आने से पहले मैंने ध्यान दिया कि पहले मोहब्बत को मोहब्बत गाते थे, लेकिन नूरजहां ने उसको मोहब्बत किया, जमा है मोहब्बत हंसी है जमाना, उसको कॉपी करते हुए फिर उन्होंने अनारकली में गाया,
मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। तो फोनेटिक्स का काम साउंड्स के बीच में किस तरह से कठिन शब्दों को सुंदर बना के रखते हैं, ये उन्होंने कहा कि मैंने नूरजहां से सीखा। तो आप अगर लता जी को ग्रामर की तरह भी पढ़ें तो आपको टेक्निक समझ में आएगी कि इम्प्रोवाइजेशन क्या है, और प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ 3 मिनट का प्रील्यूड इंटरल्यूड में गाना भर देना नहीं है, उसमें अपनी वैचारिकी और नवाचार करना भी क्या है, सुंदर बात है जो सर। लता जी ने किया है। वाह।